ये तो अब राष्ट्र की बात में अपनी अगली बहस पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में आज अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी में बैठकें चल रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कल से लखनऊ में हैं। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। बीएल संतोष दोनों डिप्टी सीएम से भी मिलकर फीडबैक लेंगे। कल शाम सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई थी। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीएल संतोष के लखनऊ दौरे से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है इस दौरे के जरिए बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों को परख रही है। अटकलें यह भी हैं, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी संगठन और सरकार में फेरबदल भी हो सकते हैं। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पहले आपको सुनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले, सुनिए। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि उनकी सरकार ने 2017 में बात कही थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कमर कस ली है और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कह रहे हैं 300 सीटें। हालांकि विपक्ष केशव प्रसाद मौर्य के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है, छोटा सा सवाल। यूपी में ये 300 सीटें जो दावा कर रही है बीजेपी, ये कैसे जीतेगी? आज इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मनीष शुक्ला हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं और सतीश प्रकाश हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं। आप सभी का स्वागत है। मनीष शुक्ला, 300 सीटों के लिए कोई आपने एजेंडा तो बनाया होगा जिस पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, बताइए, जिससे 300 सीटें जीतेंगे आप? देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है वो पार्टी चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाती है। 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक जर्जर विरासत हमको मिली थी, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी के मोर्चे पे हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो। तमाम जो किसानों की समस्याएं थी उसके मोर्चे पर हमको एक विरासत के रूप में जर्जर उत्तर प्रदेश मिला था। आज अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश गेहूं, धान और की खरीद में एक नंबर पर है। किसानों की जो भुगतान किया है, गन्ना किसानों का वो ऐतिहासिक भुगतान किया है। और मेरा दावा है कि 5 साल अखिलेश यादव, 5 साल मायावती के 10 सालों में जितना भुगतान नहीं किया था उतना भुगतान किया है। यानी जो कैबिनेट की पहली बैठक से हमने शुरू किया था कि सीमांत किसानों के ऋण मोचन के कार्यक्रम से, वो अनवरत जारी है। इसके अतिरिक्त 2020 और 21 जो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो एक वैश्विक महामारी कोरोना से भी उत्तर प्रदेश ने एक लड़ाई और जंग लड़ी है। और जिसपे अगर आज हम कहें तो इस बात का संतोष है कि उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है कोरोना पर। ओके, तो जो मैं समझ पा रहा हूं, एक तो आप किसानों का मुद्दा उठाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में, फिर आप कोरोना काल में आपकी सरकार ने कैसे उसे नियंत्रण किया, यह मुद्दा उठाएंगे। और इसके अलावा दो तो ये हो गए, किसानों का हो गया और कोरोना का हो गया। इसके अलावा और इसके अतिरिक्त हमको जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो जो उत्तर प्रदेश में नौकरी देने वाले 5 आयोग हैं, लोकसेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जो 5 आयोग थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बर्खास्त मिले थे। और हमने उन आयोगों का पुनर्गठन किया और आज हमने रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां मुहैया कराई। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले, इसके लिए तमाम कार्यक्रम एमएसएमई के माध्यम से। मनीष एक सेकंड, आपको इसलिए रोक रहा हूं। ये जो 3 मुद्दे, तीसरा नौकरियों का, ये जो 3 मुद्दे आप गिना रहे हैं, तीनों में आपके सामने संकट है। आप किसानों का मुद्दा देख लीजिए, आंदोलन चल रहा है। आप कह रहे हैं कोरोना में देख लीजिए हाल क्या है। और आप कह रहे हैं तीसरा आपने क्या बताया मनीष? नौकरियों की हाल देख लीजिए, नई रिपोर्ट आई है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। आप तीनों ऐसे मुद्दे, इसका मतलब आप तीनों चुनौतियों को। हाँ मानक जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। अगर आप कहिए तो उसका ब्रेकअप मैं दे दूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो वो ठीक है, वो एक अलग मसला हो गया कि आपने कितनी नौकरियां दी हैं। मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स की बात कर रहा हूं। कल ही आया है ना लेटेस्ट आंकड़ा, वो आपने देखा होगा, हाईएस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज्यादा।
परिस्थितियों में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। ओके। और अभी जो अंतिम चुनाव हुआ है, 7 विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, उसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय दर्ज किया। और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और जो 75 सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव घनश्याम तिवारी, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है, घनश्याम तिवारी 300 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, मुझे लगता है यह भी मान रही है, क्योंकि आप तीनों अलग अलग लड़ेंगे सारे, कांग्रेस अलग, समाजवादी पार्टी अलग, बीएसपी अलग। घनश्याम तिवारी। मानक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के दावों की बात करें तो इनके दावे जो जिस तरीके से नदियों के बगल में गिद्ध मंडरा रहे हैं उसकी तरह हैं, उड़ रहे हैं दावे इनके। और इनके वादों की बात करें तो वो दफन है, उसी रेत में, उसी नदी पे तैर रहे हैं जिनको ये छुपा रहे हैं, इनके आंकड़े छुपा रहे हैं। ये इनके दावों और वादों का अंतर है। आप किसी भी दिन का अखबार उठाइए, आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट के जज इनकी सरकार पे टिप्पणी कर रहे हैं कि लोग लाशें बहा रहे हैं। क्या जिन लोगों ने लाशें बहाई उसको जो न्यूज चैनल ने दिखाया, क्या आपने उसके ऊपर एनएसए लगाया कि नहीं लगाया? ये सुप्रीम कोर्ट का जज इनकी सरकार के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। पिछले साल जून तक ये दावा कर रहे थे बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज आपके चैनल पे कह रहे हैं कि ये 4 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। सरकारी नौकरी पिछले साल जून का दावा था, जून का। किसी ने इनसे पूछा, 1 मिनट मनीष जी बीच में मत बोलिए, किसी ने इनसे पूछा नहीं था, सरकार ने लूटा था, किसी ने इनसे पूछा नहीं था कि आप 1 करोड़ नौकरियों का दावा कीजिए। स्वयं दावा किया था आदित्यनाथ जी ने। किसी ने आदित्यनाथ जी से ये नहीं कहा था कि आप दावा कीजिए कि सबके पास ऑक्सीजन है, सबके पास बेड है, सबके पास दवाइयां हैं। स्वयं दावा किया था। तो सच पर या तो पर्दा डाल दो या उसके ऊपर एनएसए लगा दो, पत्रकारों पर एनएसए लगा दो। अगर इनको लगता है कि 300 सीटों पर इनकी सरकार बनेगी तो या तो इनका जन सरोकार टूट गया है, या फिर मनीष जी को ऐसा लगता है कि, या केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है, खासकर केशव प्रसाद मौर्य को, कि उनकी अपनी नौकरी सुरक्षित रहेगी अगर ऐसी बातें करती रहें। अरे नहीं, लेकिन घनश्याम तिवारी, इसके पीछे इतिहास भी देखना पड़ेगा। याद करिए भाई, 325 सीटें जीती थी बीजेपी ने या नहीं जीती थी? लोकसभा में आपके मिलके लड़ने के बावजूद इन्होंने अकेले सबको पटखनी दी थी या नहीं दी थी? एक बार नहीं, 2 बार। देखिए मानक जी, किसी भी राज्य में या राष्ट्र में ऐसे अवसर आते हैं जब प्रचार जीतता है, और फिर वैसे अवसर आते हैं जब काम जीतता है। हमारा हमेशा से एक ही नारा रहा है, काम बोलता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, पर वो काम बोला नहीं ना, जीएसटी, वही तो कह रहा हूं। जिस तरीके से शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हुए ये लोग आए थे, एक ही चीज इन्होंने किया है, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, जिसके बारे में भी कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। शमशान कब्रिस्तान भी ठीक से नहीं कर पाए ये लोग। इस देश में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इंटर पास लोग और कुछ इंटर फेल लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, जिनके पास ये सूझबूझ नहीं है कि देश चुनौतियों से कैसे लड़ेगा। आप अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर की बात कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा ये है कि लगभग 17% अनएम्प्लॉयमेंट है। ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर है। किसान 6 महीने से सड़क पर है। ये किसानों की बात कर रहे हैं। 2022 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये तो उत्तर प्रदेश की रकम के किसानों की आय दुगनी करने वाले थे। सारी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ अंत में एक ही बात कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने सिर्फ बनारस को बेमिसाल बना दिया होता, सिर्फ बनारस को बेमिसाल बना दिया होता, वो तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 2 बार प्रधानमंत्री जीते हैं। बनारस का हाल देख लीजिए, रो रहा है बनारस, गंगा मां रो रही है, वहां के लोग रो रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है। ओके, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था अकेले लड़ेंगे या मिल के लड़ेंगे, और आपका भी कोई असेसमेंट है क्या समाजवादी पार्टी कुछ, आप उसकी तरफ से आप बोलेंगे कितनी सीटें जीत सकते हैं और सरकार बनाएंगे? ये तो कहेंगे, ये तो हमेशा कहते हैं। कितनी सीटें, और क्या मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, ये तो जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि समूचे उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने काम किया था, और उनके काम के आधार पर उनका नेतृत्व पुनः बुलंद हो रहा है। जहां तक कितनी सीटों पे लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ बयान दिया है, और पार्टी उसी धुरी पर चलेगी। हम उत्तर प्रदेश में जितनी छोटी पार्टियां हैं उनकी मदद करेंगे, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व पर अपने काम बोलता है कि नारे पर चुनाव लड़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। मनीष, क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि 1 अगेंस्ट 3 हो जाएगा, 1 बनाम 3, इसलिए मनीष बोलिए। हाँ, 2 बातों पे जवाब देना। एक तो इन्होंने कहा कि प्रचार जीतता है, काम हार जाता है। देखिए, अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री बने, उसके 2 साल बाद 2014 का चुनाव हुआ, जिसमें बुरी तरह पराजित हुआ। यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व का पहला चुनाव, फिर 2017 में यही बातें उन्होंने दोहराई, और उसमें भी बुरी तरह पराजित हुए। यानी दूसरा चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व का। अखिलेश यादव के नेतृत्व का तीसरा चुनाव 2019 में भी इसी तरह के दावे वादे उन्होंने किए, झूठ को फिर जनता ने पटकनी दी। यानी तीसरा चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में। नगर निगम और कोऑपरेटिव के चुनाव में भी अखिलेश यादव के नेतृत्व।
5 चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? केवल प्रचार देखती है, काम नहीं देखती है? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता की बुद्धिमत्ता पे आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं? ओके, सुरेंद्र 15 सेकंड में एक और जवाब मैं दे देता हूं। हाँ। इन्होंने कहा कि सिर्फ बनारस बना देते, ये इनकी यही मानसिकता कि केवल सैफई चमका दो, उत्तर प्रदेश सैफई तक सीमित था। हमारे लिए 75 जिले बराबर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओके, सुरेंद्र राजपूत, जिलों में समेत विकास। सुरेंद्र राजपूत 300 अगर ये ले जाएंगे तो बाकी 3 को क्या मिलेगा? बड़ा पुराना सा एक शेर था, मानक भाई याद आ गया। कहते हैं कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। तो अब इनकी बात है, पर एक बात बता दूं आपसे कि 300 नहीं है, 900 सीट जीत जाए, कौन रोक रहा है? हम तो 900 जीत जाए, 1200 जीत जाए, केशव मौर्य जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा यहाँ पर एक दूसरा आकलन है, दूसरी बात है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में गांव-गांव में लाशें बिछ रही हैं, दवाइयां नहीं है, कब्रिस्तान गांव के भर गए हैं और गंगा के किनारे शमशान नहीं कब्रिस्तान बने हुए हैं और हजारों लाशें अपने अंतिम संस्कार की विधि का इंतजार कर रही हैं ताकि वो लोग प्रेत योनि में ना जा पाएं, क्योंकि वो सारी की सारी लाशें बहुसंख्यकों की हैं। और बताऊं आपसे मैं आगे कि गांव में कितने हजार लोग, कितने लाख लोग मरे हैं, इसका कोई आकलन नहीं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, कहीं और किसी चीज से मर रहे हैं, कहीं वेंटिलेटर नहीं है और कहीं तमाम और चीजें नहीं है। और उसके बाद फिर जो बचे हुए लोग हैं, चाहे वो टेम्पो वाले हो, रेहड़ी वाले हो, ऑटो वाले हो, बस वाले हो, वो बेचारे भूख से मरने की कगार पर हैं। उनके लिए भी कोई कैश की उनकी जेब में डालने की व्यवस्था नहीं है। और ये बेशरम सरकार आज चुनाव की बात कर रही है कि हम चुनाव में 300 सीटों से ज्यादा, अरे भाई जीत जाइए, 900 सीटें जीत जाइए, लेकिन आप कम से कम आज के दिन कोरोना के खत्म होने का इंतजार कीजिए। जो लोग मर गए हैं उनकी 13वीं तक तो खत्म होने का इंतजार कीजिए। शोक से बाहर तो आने दीजिए लोगों को। राजनीति आप करेंगे और लोग शोक में रहेंगे और आप राजनीति करेंगे, ये हास्यास्पद है, इसके अलावा कुछ नहीं। और नीचे से लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर तक, यानी नीचे के सुरेंद्र केशव मौर्य से लेके सुरेंद्र भाई, महामंत्री BL संतोष तक, सुरेंद्र भाई, संवेदनहीन है। चुनावों की तैयारियां और हलचल सिर्फ यूपी में नहीं है, पंजाब में भी है। आपकी पार्टी में भी खूब हलचल हो रही है पंजाब में। तो ये मत कहिए कि चुनाव की तैयारी या राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी कर रही है, सिर्फ यूपी में हो रहा है। आपकी पार्टी में वहां पंजाब में क्या क्या हो रहा है आपने देखा होगा, सब चल रहा है, इलेक्शन होगा और ये राजनीति है। इस दौरान इसकी तैयारियां हर पार्टी शुरू कर रही है अपनी तरफ से। मैं उसका क्या सही नहीं है? मैं तो इसीलिए आपसे पलटकर ये पूछ रहा हूं, आप तैयार भी हैं यूपी के इलेक्शन के लिए या नहीं है? मैं इस वक्त आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं मानक भाई। पंजाब से किसी एक आदमी का आप बयान दिखा दीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर नीचे तक, जिसने ये कहा हो हम 117 सीटें जीतेंगे। ठीक, नंबर 1। अरे बयान की बात नहीं हो रही है, चुनाव की तैयारी, चुनाव की हलचल वो तो चल रही है ना। मानक भाई बीच में मैं इतना बड़ा आप जितना बड़ा प्रस्तोता नहीं और मनीष भाई जितना बड़ा वो नहीं हूं, क्या नाम है, प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पंजाब में किसी ने ऐसा बयान दिया हो, मतांतर तो स्वाभाविक लोकतंत्र का हिस्सा है, मतांतर तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये हटेंगे वो आएंगे, वो हटेंगे ये आएंगे, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, हो सकता है भगवान करे मनीष भाई चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो हम लोग भी कहेंगे हम इनके साथ जो है बहस किया करते थे। एनीवे, हम आपसे बता रहे हैं एक बात। दूसरी बात रही, आपने कहा हमारी चुनाव की तैयारी की, तो हम अपनी चुनाव की तैयारी का इतना बता दें कि इस वक्त हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव में कोरोना किट बांट रहे हैं, गांव-गांव में लोगों की परेशानियों का अंत कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा कोरोना किट हम लोग बांट चुके हैं और इसके अलावा भी जो कुछ कोरोना के मरीजों के लिए और मजदूरों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए हो पा रहा है वो कर रहे हैं। चुनाव इस वक्त हमारी प्राथमिकता में नहीं है। ओके, ऑलराइट। सतीश प्रकाश, बहन जी क्या करेंगी अगर 300 सीट मान लीजिए बीजेपी ले गई, या फिर जैसे घनश्याम तिवारी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मायावती के लिए तो इस बार अस्तित्व का सवाल होगा। नहीं, देखिए मानक जी, हमारे लिए सत्ता प्राप्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जीवन भर लड़ेंगे,
है ना, ये आप मान लीजिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, आप बीजेपी कह रही है 300 सीटें, 300 सीटें जीतेंगे कहा? आपकी धर्म की पॉलिटिक्स को इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो आप ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वहां पे उसको नकारा है। आपको आपके अयोध्या मॉडल को नकारा है, आपके काशी मॉडल को नकारा है, आपके मथुरा मॉडल को नकारा है, और आपका जो गोरखपुर का मठ मॉडल है वहां भी आप बुरी तरीके से हारे। तो ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, मानते हैं कि आपके ऊपर विश्वास जताया था, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ना जीते जी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता का साथ दिया, ना मरने के साथ दिया। लोगों ने अपने परिजनों की जान गंवाई है इसी उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर। ना उनके पास हॉस्पिटल था, ना उनके पास दवाइयां थी, और मरने के बाद सतीश, ये मुद्दे तो हर पार्टी उठा रही है, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन अब देखिए चुनाव का वक्त आ गया है सतीश, अब चुनाव का वक्त आ गया है। आपकी तैयारी क्या है? कितनी सीटें जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? बनाने वाली यही बीजेपी है सतीश। ये मुद्दे आप भी उठाएंगे, सारी पार्टियां उठा रही है, मीडिया भी उठा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चुनाव आ गया, अब आ रहा है, आपकी तैयारी क्या है? बीजेपी ने तो शुरुआत कर दी 300 सीटों के दावे के साथ। मानक जी, अपना भी तो बताइए। ये नहीं होता, ये बीजेपी का प्रचार तंत्र है, और बीजेपी जानबूझ करके बीएसपी को पीछे दिखाना चाहती है। अगर आप ग्राम पंचायत के चुनाव देखेंगे, 53% उत्तर प्रदेश के गांव के प्रधान बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए, 48% जिला पंचायत की चुनावे बीएसपी ने जीती है। अब आप भले ही 53% बीएसपी। एक सेकंड सतीश, एक सेकंड, कहीं ना कहीं एक कमजोर सतीश दिखाना चाहती है। ओके सतीश, बीजेपी की रणनीति का 53% अगर बीएसपी ने जीत लिए, बीएसपी के साथ सीधी लड़ाई करने से हमेशा बचेगी। उसको मालूम है, अगर बीएसपी जो कमजोरों की पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, उसके साथ अगर तमाम लोग जुड़ेंगे तो बीजेपी सुबह। ओके, मनीष शुक्ला बोलिए भाई। मनीष, बीजेपी का जो प्रचार टाइम भी खत्म हो रहा है, मनीष बोलिए। नहीं चाहता मानक जी, प्रदेश में मानक जी, मैं दिखाई दे। आपके चैनल पे बहुत प्रमाणिक तौर पे कहना चाहता हूं कि चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जब टिकट घोषित हो रहे थे, समर्थन घोषित हो रहा था, अगर ये लोग अपनी लिस्ट दिखा दे कि किस लिस्ट के सहारे इन्होंने समर्थन दिया था प्रत्याशियों को, तो साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और कह के मैं खत्म करूंगा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की कसौटी अध्यक्ष के चुनाव में कसी जाएगी। अभी 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने में चुनाव हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अध्यक्ष जीतेगा, इसका मतलब सदस्य उसके ज्यादा जीते हैं। दूसरी बात, सतीश जी प्लीज, सतीश जी देखिए, आप बोल रहे थे, सतीश जी देखिए, आपने भी तो दावा किया है, और उनके मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि चुनाव होंगे तो समझ में आ जाएगा कि गांव की सरकार किसकी बनने वाली है। कहीं ना कहीं आपके तंत्र में, दूसरी बात, अभी आपके डर में छपेंगे। गंगा आप ये बात गंगा तट पर जिला पंचायत मिले थे, आप जीत जाएंगे, उस पर कांग्रेस ने टिप्पणी की, धोखेबाजी कर करके उत्तर प्रदेश की जनता को। मानक जी देखिए, लेकिन आपको मनीष जी ये बात माननी पड़ेगी कि यही उत्तर। ओके सतीश, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मनीष जल्दी। और गांव में किसान की आप बात, मेरे मानने से अगर बसपा 53% सीटें जीत जाती हो तो यही बीजेपी है। देखिए सतीश जी, बात को खत्म करिए। मैं मानक जी, अभी कांग्रेस से गंभीर बात कही, गंगा के किनारे जो 100 मिले हैं उनके लिए जो बातें कही है, ये निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनका विश्वास जल प्रभाव में है अंतिम संस्कार के रूप में, उनके जो उनकी जो आस्था है उसका या तो अध्ययन और या तो ये कांग्रेस और या तो संसदीय चलाने के लिए इस तरह की बयान कांग्रेस दे रही है। इनके बड़े नेता। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आज मैं ज्यादा डिबेट को टाइम दे नहीं पाया क्योंकि आचार्य बालकृष्ण का इंटरव्यू करना था। इस पर फिर बहस होगी और अब तो होती रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव, यूपी इलेक्शन, उसकी तैयारी एक तरह से अब शुरू कर देंगी सारी पार्टियां। और एक चुनौती तो केशव प्रसाद मौर्य ने छोड़ ही दी है ये बोलकर कि 300 सीटें बीजेपी जीतने वाली, इसीलिए हलचल मच गई है। बीजेपी और बीएसपी के प्रतिनिधि आपके पैनल पर अभी आमने सामने थे, लेकिन ये मुकाबला बीजेपी और बीएसपी नहीं होने वाला है। मुकाबला क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर,
इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।